लेकिन कभी कभी जब डिफेक्ट लॉक करते हैं ना, तो बहुत सारी टीम्स एक साथ काम कर रही होती हैं, डेवलपर अलग काम कर रहे होते हैं, टेस्टर्स की टीम अलग होती है। अगर 10 15 20 डिफेक्ट है, ठीक है, हर डिफेक्ट में 2 दिन लगेंगे, किसी में 3 दिन लगेंगे सही करने में, तो क्या जरूरी है कि पहले हम कौन सा डिफेक्ट सॉल्व करें? तो टेक्निकली कौन सा करना चाहिए? नहीं, प्रायोरिटी नहीं, वैसे ही आप सोचो कि कौन सा डिफेक्ट पहले सॉल्व होगा, करना चाहिए। गुड। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अगर अभी वेबसाइट में लॉगिन नहीं हो पा रहा है, एक वो डिफेक्ट है। एक डिफेक्ट है जहाँ पे जो एग्रीमेंट पेज होता है, कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक्सेप्ट वाला पेज आता है कि आप ये लाइसेंस है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, एक वो डिफेक्ट है। तो पहले किसको सॉल्व करें? फर्स्ट वाले को, जो लॉगिन वाला है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सिवियरिटी और प्रायोरिटी होती है ना, ये इन्हीं चीजों को डिफाइन करती है। तो डिफेक्ट, ये टेस्टर की ड्यूटी होती है कि कौन सा डिफेक्ट कितना क्रिटिकल है। और इसमें दो चीजें होती हैं। एक होती है सीवियरिटी। सीवियरिटी बताती है इम्पैक्ट, कि उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। क्लियर? और प्रायोरिटी बताती है कि हमें उसको कितनी जल्दी करना है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन कंपनी में ज्यादातर सीवियरिटी यूज नहीं होती है, प्रायोरिटी ही यूज होती है, P1 P2 P3 P4। लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब मैंने यूज करता हूँ 4 5 साल से, तो सीवियरिटी बहुत कम देखी जाती है। ठीक है, ज्यादातर प्रायोरिटी, सीवियरिटी से ही प्रायोरिटी बन जाती है, कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है उसको पहले कर लो। प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में वो काम करता है, लेकिन थ्योरेटिकली दोनों कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं। सीवियर, कि वो कितना सीवियर है। ठीक है, जैसे कोई डिफेक्ट है, फॉर एग्जांपल कि कंपनी की बैलेंस शीट बनती है ईयर एंड पे, ठीक है, वो बैलेंस शीट में डेटा ही गलत जा रहा है। फॉर एग्जांपल, हमने जुलाई मंथ चल रहा है, हमने देखा कि बैलेंस शीट का डेटा जो निकलना है, हाँ, मार्च एंड में, अभी जुलाई चल रहा है, 8 10 महीने बाद बैलेंस शीट निकलती है कंपनी की। उसमें कुछ जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है ना, उसका डेटा गलत जा रहा है, तो बैलेंस शीट में पूरा डेटा गलत आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसा डिफेक्ट है, इसकी सीवियरिटी कैसे होगी? ये कितना इम्पैक्ट करेगा, ज्यादा या कम? बताओ। ज्यादा। ज्यादा, क्योंकि बैलेंस शीट तो क्या होता है, कंपनी का पोर्टफोलियो दिखाता है ना। तो इसका जो मेजर या क्रिटिकल है, क्रिटिकल तब होता है जब फंक्शनैलिटी ब्रेक हो जाती है। क्रिटिकल फंक्शनैलिटी तो ब्रेक नहीं हो रही, बैलेंस शीट तो आ रही है, लेकिन बैलेंस शीट में डेटा गलत आ रहा है, तो मेजर डिफेक्ट होगी। लेकिन बैलेंस शीट का डेटा हमें कब निकालना है? हमें निकालना है मार्च में। तो उसकी जो प्रायोरिटी होगी वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, अभी करने वाला डिफेक्ट नहीं है ये। इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको बाद में भी कर सकते हैं। इसकी प्रायोरिटी इमिडिएट ना होके हाई हो जाएगी, या मीडियम हो जाएगी, कि हमारे पास टाइम है इसको सॉल्व करने का। क्लियर? कभी कभी कंपनी में दोनों चीजें यूज होती हैं। मेजरली टेक सर्विस बेस्ड कंपनी में प्रायोरिटी से काम होता है, क्योंकि एजाइल में चलते हैं हम लोग, एजाइल मेथोलॉजी में, तो वहाँ पे प्रायोरिटी सेट कि पहले कौन सा करना है। उसमें सीवियरिटी भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो P1 P2 P3 P4, कभी कभी P5 भी आता है कंपनी में, तो बहुत लो केस। क्लियर? ऐसे डिफेक्ट, प्रायोरिटी जिसकी सबसे ज्यादा है, ऐसे डिफेक्ट जो फंक्शनैलिटी को क्रैश कर दें, कि भैया मैंने अमेजन साइट पे खोल रहा हूँ और पेमेंट गेटवे ही नहीं खुल रहा है, मैंने लॉगिन किया हो गया, कुछ आइटम सेलेक्ट किए हो गए, उनको कार्ट में ऐड किया हो गया, जैसी पेमेंट करने गया पेमेंट नहीं हुई। तो वो डिफेक्ट कैसा है? बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। वो इमीडिएट डिफेक्ट है कि भैया अभी के अभी करना है, फंक्शनैलिटी चल ही नहीं रही है। क्लियर? तो उसमें क्या होता है, डेवलपर उसी दिन बैठेगा, उसी रात बैठेगा, 24 घंटे के अंदर उस डिफेक्ट को क्लियर करेगा। सारे काम बंद हो जाएंगे, सबसे पहले वो डिफेक्ट क्लियर होगा। डेवलपर के पास बहुत सारे काम होते हैं, इनहेंसमेंट होती है, चेंजेस होते हैं, डिफेक्ट फिक्सिंग होता है। तो उसकी प्रायोरिटी पे क्या आ जाएगा?
ये डिफेक्ट आ जाएगा कि सब काम छोड़ के पहले इसको सही करो। क्लियर? नेक्स्ट आता, और ये बहुत जिम्मेदारी होती है टेस्टर टेस्टर की, कि वो ढंग से मार्क करे डिफेक्ट को, क्योंकि इस पे ही बेस पे काम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि P4 P3 डिफेक्ट है, आपने P1 करके भेज दिया, तो आप पे क्वेश्चन हो जाएगा कि आपकी नॉलेज में कहीं ना कहीं कुछ है कि आप इसको डिफेक्ट को P1 करके क्यों भेज रहे हो। मैनेजर क्रॉस चेक करता है, जब आप डिफेक्ट को लॉक करते हो तो वो मैनेजर के पास जाता है, उसकी स्क्रीन पर दिखता है, वो असाइन करता है डेवलपर्स को कि कौन सा डेवलपर खाली है, जल्दी कौन कर देगा इसको। तो वो भी P1 P2 देखता है इसको, कि P1 लॉक किया है, P2 लॉक किया है, क्यों किया है, तो ये ध्यान से करने होते हैं। क्लियर? कभी कभी कंफ्यूजिंग है, P3 है, P4 है, तो उसमें चल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा सिनेरियो में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई P4 डिफेक्ट है, आप उसको P1 में ला के बेच रहे हो। मतलब बड़ी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ब्लंडर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इमीडिएट कौन सा है जो क्रैश कर दे, हाई कौन सा है जहाँ पे पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी नहीं चल रही, क्रैश का सिनेरियो नहीं है, पार्टिकुलर जैसे पेमेंट हो रही है लेकिन 3-4 पेमेंट के ऑप्शन थे, उसमें से एक पेमेंट का ऑप्शन नहीं चल रहा है। फॉर एग्जांपल उसमें यूपीआई भी है, उसमें डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, उसमें पेटीएम भी है, तो सपोज करो पेटीएम का नहीं चल रहा है, तो वो हाई है। पहले सारे इमीडिएट डिफेक्ट सही होंगे, उसके बाद हाई का नंबर आएगा कि एक पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी ब्रेक हो गई। क्लियर? फिर आता है P3, कि कहीं वेबसाइट में कुछ चीज, कहीं पे किसी एरिया में कुछ मॉड्यूल में ऐड टू कार्ट में कुछ आइटम ऐड नहीं हो रहा, 500 आइटम है उसमें एक दो आइटम ऐड ही नहीं हो रहे, या कुछ आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है जो आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, तो वो क्या हो गई, मीडियम। ठीक है, फिर आती है लो। लो होती है यूजर इंटरफेस, यूआई यूएक्स से रिलेटेड। यूजर इंटर यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, यूएक्स का यूजर एक्सपीरियंस, कि जो यूजर यूज कर रहा है स्क्रीन पे, वो स्क्रीन थोड़ी ब्लर सी आ रही है, शेडी सी है, या उसमें अलाइनमेंट ठीक नहीं है, कुछ आइटम डिस्प्लेस करके आ रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट पे काम होता रहता है ना। तो उस टाइप के डिफेक्ट लो P4 में आते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, P4 डिफेक्ट। क्लियर? जैसे ही टेस्ट केस भी जब आप बनाते हो ना, तो वहां पे P1 P2 P3 P4 होता है, कि कौन से टेस्ट केस इंपॉर्टेंट है, जो हमें हमेशा चलाने ही चलाने हैं, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। क्लियर? तो रिक्वायरमेंट देख के आप समझते हो कि यार ये टेस्ट केस तो चलनी ही चाहिए। जो फंक्शनैलिटी से रिलेटेड है, जो बिल्कुल कोर एरिया है, वो सारे आपको चलाना ही चलाना है, जिसमें P1 डिफेक्ट की फंक्शनैलिटी को चेक हो रहा है। फिर ऐसे ही लो एरिया पे। क्लियर? इसमें दूसरा चीज इंपॉर्टेंट होती है, डिफेक्ट की लाइफ साइकिल। जैसे ही आप डिफेक्ट को लॉक करते हो, वो न्यू डिफेक्ट बन के रेस होता है। जैसे हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आप गए थे ना, इसमें डिफेक्ट लॉक का भी एक वो था। डिफेक्ट आप लॉक करते हो, डिफेक्ट लॉक करने में सीरियल नंबर, डिफेक्ट की आईडी, डिफेक्ट का डिस्क्रिप्शन, डिफेक्ट किस बारे में है, टेस्ट डाटा, आपने क्या डेटा यूज किया था, उस डिफेक्ट आया आप कौन से सर्वर पे किया था, इन्वायरमेंट, क्योंकि अलग अलग सर्वर होते हैं। क्लियर? टेस्ट डेटा, आपने कौन सा डेटा यूज किया है कि किस पार्टिकुलर डेटा पे आ रहा है, हो सकता है डेवलपर जो यूज कर रहा है उस पर नहीं आ रहा हो, आपने जो किया आप उस पर आ रहा हो, तो आपको डेटा भी देना होता है। कौन से ब्राउजर पे किया, क्या सब ब्राउजर पे आ रहा है, कभी कभी ऐसे डिफेक्ट होते हैं क्रोम पे सही चल रहे हैं, फायरफॉक्स पे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जो फाइल बनी होती हैं HTML की, वो ब्राउजर समझता है, तो अलग अलग ब्राउजर की कोडिंग भी अलग अलग होती है, कभी कभी ऐसे डिफेक्ट आते हैं, कभी कभी बहुत टाइम आते हैं। फिर सीवियरिटी, कितना सीवियर है, प्रायोरिटी, कितनी प्रायोरिटी है उसकी, डिफेक्ट किसने लॉक किया है, बग ट्रैकिंग, किसको हमने असाइन कर दिया है। फिर बग का स्टेटस, बग का स्टेटस कैसे बताता है, बग की लाइफ साइकिल से। जैसे ही मैं एक बग इंट्रोड्यूस करूंगा न्यू, मैनेजर देखेगा डिफेक्ट किसी ने लॉक कर दिया, वो असाइन करेगा किसी को, डेवलपर को असाइन कर दिया, डेवलपर उसको ओपन करेगा, उसको रीड करेगा, तो ओपन स्टेटस में उसका स्टेटस चेंज होता रहता है। क्यों होता है,
क्योंकि 150, 200, 500 डिफेक्ट हैं, कितने डिफेक्ट क्लोज हो गए हैं, कितने डिफेक्ट नए आए हैं, कितने पे काम चल रहा है, उससे पता लगता रहता है। ठीक है, फिर वो फिक्स करेगा उसको। कैसे फिक्स करेगा? बिल्ड देगा, जो टेस्टर होगा उसको पेंडिंग टेस्ट को रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट में पास हो गया तो वेरीफाई करके क्लोज कर देगा, रीटेस्ट में फेल हो गया दोबारा से रीओपन कर देगा, और वो उसी डेवलपर को असाइन हो जाएंगे। अगर डिफेक्ट डुप्लीकेट है, एक जैसे दो डिफेक्ट रेस हो गए, तो उसको डेफर कर देता है, नॉट ए बग करके मार्क करके उसको क्लोज कर दिया जाता है। इनसे स्टेटस पता लगता है कि कितने वेरीफाई हो गए हैं, कितने क्लोज हो गए हैं, कितने न्यू डिफेक्ट आए हैं। क्लियर? तो ये होती बग की लाइफ। इसमें डाउट है कुछ? अब हम्म हम्म। हम्म हम्म हम्म। 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 रिग्रेशन इश्यू है मतलब, जो अभी आपके पास बिल्ड आई है ना, वो उस बिल्ड से एरर नहीं आया है, वो रिग्रेशन से आया। रिग्रेशन का मतलब होता है कि अलग अलग लोगों ने काम किया है, उनके चित्र ये, क्योंकि जो डिफेक्ट लॉक किया जाता है ना, बाद में देखा जाता है कि किसके कोड से आया है। तो डेवलपर पे क्वेश्चन होता है कि भैया इतने डिफेक्ट क्यों आ रहे हैं। तो जो डेवलपर ने अभी काम करके भेजा है, ये उसकी वजह से नहीं आया है, ये रिग्रेशन की वजह से आया है। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि दूसरे चेंजेस, कोड चेंजेस जो और डेवलपर्स ने किए हैं, उसकी वजह से आया है, जहां पे हमने कोड को मिक्स किया है। क्लियर? इससे टेक्सचर का फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बोला जाता है ताकि डेवलपर बच जाए। जैसे मैंने आपको बिल्ड दी कि भैया ये मैंने कोड चेंजेस किए हैं, हमारी टीम ने किए हैं, इसको चेक करो, तो उस फंक्शनैलिटी पे तो एरर है नहीं। अगर उसमें 4 डिफेक्ट आ गए तो कौन का जिम्मेदार है? जो उसको बना रहा है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर तो है बहुत बड़ा, आपने डिफेक्ट करते करते कुछ और पकड़ लिया, तो उसको लॉक करोगे, और वो रिग्रेशन का है तो दूसरी टीम को असाइन हो जाएगा। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, इसीलिए ताकि जब उसको स्टेटस देखा जाए ना बाद में, तो पता लगा कि कितने इशू आपके बिल्ड के थे, कितने रिग्रेशन के। रिग्रेशन का मतलब होता है कोड चेंजेस जो सॉफ्टवेयर में हो रहे हैं। क्लियर? क्योंकि बाद में मैनेजर ना उसको ट्रैक करते हैं कि किस टीम से कितने डिफेक्ट आए हैं, किसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो वहां पे रूट कॉज एनालिसिस लिया जाता है, रूट कॉज ढूंढा जाता है कि भैया क्या इसका कॉज था, क्यों डिफेक्ट आ रहे हैं इतने, उस सबको। Clear? हम्म 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 क्योंकि हमारी बिल्ड अगर हमारी बिल्ड का इशू होगा ना, तो हमारी बिल्ड रुक जाएगी, हमारा कोड नहीं जाएगा सर्वर पे। हाँ, तो वो ये इसीलिए होता है कि बताने के लिए कि हमारा इशू नहीं है। ठीक है, और उससे हमारी बिल्ड नहीं रुकेगी, हम अपना कोड चेंज करेंगे। हम ब्लॉक हैं, ब्लॉक तब है कि जब मेजर इशू है, P1 P2 P3 आ रहा है, किसी और के उससे आ रहा है, तो हम रुक जाएंगे। हम अपनी बिल्ड को फ्रीज कर देंगे कि भैया हम अपने कोड चेंजेस सर्वर तक नहीं पहुंचा सकते, हम ब्लॉक हैं। क्लियर? इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी, की हमारी डिपेंडेंसी बन गई है दूसरे के ऊपर, पहले वो अपना कोड सही करेगा, उसके बाद हम करेंगे। तो टेस्टिंग भी डेवलपमेंट जब पूरी होगी उसके बाद। कभी कभी ऐसा होता है कि हम P1 P2 डिफेक्ट है दूसरी टीम के, अपना कोड भेज देते हैं, बाद में वो करते रहेंगे। तो ऐसे सिनेरियो इंडस्ट्री में आते हैं अलग अलग।
उसके लिए होते हैं, कई मल्टीपल टीम्स जहाँ काम करती है ना, वहाँ ऐसे चैलेंजेस आते हैं। एजाइल में जब भी आप काम करोगे, मल्टीपल टीम होंगी तो ऐसे रिग्रेशन के इशू आते हैं। क्लियर? और कोई डाउट? ठीक है। इसमें डिफेक्ट ट्रैकिंग हो गया था, अदर टाइप ऑफ टेस्टिंग ये सब हो गया था। इसमें कुछ रह गया है मैनुअल टेस्टिंग में। ठीक है। ऑटोमेशन तो हम जो दूसरा बैच है ना उसके साथ पढ़ेंगे। मैनुअल टेस्टिंग में जो मैं आगे कराऊंगा वो है सिक्वल। सिक्वल होती है डेटाबेस टेस्टिंग के लिए। आज जब सिक्वल है तुम्हारे में, डेटाबेस से टेस्टिंग करनी पड़ती है? नहीं है। ठीक है। ऑप्शन होता है। बहुत सारी कंपनी सिक्वल मांगती हैं, बहुत सारी नहीं मांगती। मैंने कोर्स में इंक्लूड नहीं किए हैं। एक दो बच्चे कह रहे थे सर सिक्वल करा देना, तो मैनुअल के साथ सर। हाँ, डिपेंड करता है, देखो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। ठीक है। ये ऐसी स्किल है जो मतलब गुड टू हैव है, कि अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, कंपल्शन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो हम मैनुअल टेस्टिंग हमारी पूरी कवर हो गई है। ऑटोमेशन हम संडे को स्टार्ट करेंगे दूसरी टीम के साथ ही। अभी हम सिक्वल स्टार्ट कर। अब सिक्वल का मतलब क्या होता है? सिक्वल एक लैंग्वेज है। कोई भी एप्लीकेशन चल रही है उसका डेटा स्टोर होता है। यस और नो? अगर मैं फेसबुक चला रहा हूँ तो कोई भी फोटो अपलोड कर रहा हूँ, अपनी लॉगिन आईडी बना रहा हूँ, पासवर्ड बना रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जाके वो सेव हो रहा है। क्लियर? तो जब एप्लीकेशन बन रही होगी तब वो डेटा कनेक्टिविटी भी बनती है। एप्लीकेशन से डेटा उस पे जाता है, तो वो करेक्ट जा रहा है नहीं जा रहा है, जैसी टेबल बननी चाहिए थी वैसी बन रही है नहीं बन रही है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? उसे बोलते हैं डेटाबेस टेस्टिंग, कि डेटा हमने वेबसाइट से तो भेजा, क्या वो डेटाबेस में गया, जो वैल्यू भेजी वही गई, क्या डेटाबेस का स्ट्रक्चर जैसा हमने बोला था वैसा बना है नहीं बना है, वो सारी चीजें चेक करनी। उसको बोलते हैं डीबी टेस्टिंग। ये क्लियर है? तो इसमें आपको बहुत ज्यादा सिक्वल नहीं सीखनी होती है। आपको CRUD ऑपरेशन आने चाहिए। डेटा कैसे क्रिएट होता है, कैसे अपडेट होता है, कैसे डिलीट होता है, कैसे हम चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके लिए ना हम एक टूल यूज करते हैं, इसे हम बोलते हैं सिक्वल सर्वर। सिक्वल सर्वर कुछ इस तरह का टूल होता है जिसमें डेटा स्टोर होता है। सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये माइक्रोसॉफ्ट का स्पॉन्सर्ड है। ठीक है। इस टूल को मैं भी इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, कैसे इसको चलाते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं। अलग अलग टूल यूज होते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, कुछ ओरेकल के हैं, कुछ मोंगोडीबी के हैं, अलग अलग डेटाबेस हैं। क्लियर? डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए ये यूज होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? देखो डेटा कहाँ स्टोर होता है? सर्वर पे। यस और नो? तो पहले अपने सिस्टम पे अपने सिस्टम पे सिक्वल आपको सर्च करना है, सिक्वल सर्वर 2019 एक्सप्रेस। ठीक है। इस पे क्लिक करना है, माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे जाना है और इंग्लिश में डाउनलोड करो। तो देखो सिक्वल सर्वर एक्सप्रेस ये डाउनलोड हो गया है। नहीं हुआ है तो उस पर मैनुअली जाके कर सकते हो। इस पर डबल क्लिक करोगे, ये सर्वर है, यस करोगे इसको, तो ये सर्वर सिक्वल सर्वर इंस्टॉल होगा, बेसिक वर्जन इसका। ठीक है, एक्सेप्ट करना है इसको और डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं नहीं करूँ। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे ना, इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा साइड में, इंस्टॉल SSMS, सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये सर्वर है। इसके बाद एक सॉफ्टवेयर आता है डेटाबेस को हैंडल करने के लिए, DBMS सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये सर्वर
इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम में, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये कनेक्ट हो जाएगा इस सर्वर से। कैसे? जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे और यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंस्टॉल SSMS, वो 600 MB का है, उसको भी इंस्टॉल करोगे। ठीक है, सिर्फ इंस्टॉल करना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, सिर्फ क्लिक क्लिक करना है। ऐसा एक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, जैसे मैंने अभी किया था, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। अब ये कहेगा कि सर्वर से कनेक्ट करो, तो सर्वर कौन सा? हमने सिक्वल सर्वर इंस्टॉल किया था, सिक्वल एक्सप्रेस, ये ऑलरेडी उसका सर्वर नेम पिक कर लेगा। और विंडो ऑथेंटिकेशन, मतलब कि हमारे सिस्टम की क्रेडेंशियल ले लो। अब सर्वर हो सकता है कोई बाहर का हो, मुझे सर्वर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कोई किसी ने दिया है सर्वर, मैं उससे कनेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे सर्वर का नाम दे सकता हूँ। ठीक है, और उसके पासवर्ड चाहिए होंगे मुझे, तो सिक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन। अभी मैं जो सर्वर यूज कर रहा हूँ वो अपना लोकल यूज कर रहा हूँ, कि मेरे सिस्टम में ही है। और विंडो ऑथेंटिकेशन, विंडो में जो लॉगिन कर रखा है मैंने, उसी के पासवर्ड चल जाएंगे, तो मैं कनेक्ट कर लूंगा, तो अपने डेटाबेस से कनेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये डेटाबेस आता है इसके अंदर, और ये डेटाबेस का नेम है लेंस का डीबी, इलन प्रो, ड्यूकैट, कस्टमर। इसको हम ओपन करते हैं, ड्यूकैट फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर टेबल बनी होती है। डेटा कैसे होता है? टेबल्स की फॉर्म में होता है। यहाँ पे 4 टेबल है, कस्टमर, ऑर्डर, पर्सन, स्टूडेंट आईडी, और इनके ऊपर हमें क्वेरी चलानी होती है। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं इस पे, या हम टेबल पे राइट क्लिक करते हैं, टेबल पे क्वेरी चले, न्यू क्वेरी। तो मुझे डेटा निकालना है कस्टमर टेबल में कौन कौन सा डेटा है। कैसे लिखूंगा मैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, और इसको रन कर दूंगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो देखो अभी 4 कॉलम दिए हुए हैं, इतना ही डेटा है अभी इसमें। क्लियर? क्योंकि मैंने खुद बनाया तो डेटा कम बना रखा है। अब ड्यूकैट डेटाबेस था, ऐसे ही मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं, जैसे लेंसकार्ट वाला है। इस पे क्वेरी चलानी है, न्यू करो, न्यू क्वेरी। इसके अंदर टेबल कौन सी है? एम्प्लॉय की है। कैसे पता लगे कौन सी टेबल है? इसको प्लस किया, टेबल्स में गए। कोई म्यूट में नहीं है, एक बार म्यूट कर लो, अपने पीछे बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। ठीक है, टेबल पे का इसमें एम्प्लॉय टेबल है, तो मुझे इसका डेटा देखना है। तो क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसको एग्जीक्यूट करें। तो जो डेटा था देखो सारा आ गया। क्लियर? इस तरीके से क्वेरी चलाते हैं। इसमें मल्टीपल क्वेरी चलती है, ये क्वेरी सीखनी पड़ती है जो मैंने लिखी है, तो अभी इजी है, एक लाइन की क्वेरी है। ऐसी क्वेरीज होती हैं जिसमें हम सीखते हैं इसको। तो आप डेटा चेक करोगे, वेबसाइट से डेटा डालोगे, और यहाँ पे टेबल पे चेक करोगे कि टेबल पे डेटा गया नहीं गया। क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, इस सॉफ्टवेयर को सेटअप करना है। तो कोई अपनी मेरे में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है तो दिखेगा नहीं, कोई अपनी स्क्रीन जो वाईफाई से कनेक्ट है अपनी स्क्रीन शेयर करके देखना चाहे, इंस्टॉल करना चाहे, मैं उसको बता देता हूँ कैसा क्या इंस्टॉल प्रोसेस है। इजी है, सिक्वल सर्वर सर्च करना है, इंस्टॉल करना है, और फिर SSMS करके सॉफ्टवेयर आएगा, उसको इंस्टॉल करना है। फिर मैं आपको क्वेरी सिखाता हूँ कि क्वेरी कैसे चलती है। SQL सर्वर को इंस्टॉल करोगे ना, उसी को इंस्टॉल करते टाइम आपके पास आएगा SSMS, इंस्टॉल सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये वाला इसका नाम है, सिक्वल सर्वर। सिक्वल सर्वर SSMS करके आएगा, इंस्टॉल SSMS, तो उस पर क्लिक करना, आपको ब्राउजर के लिंक पे ले जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना बस, और ये SS कर देना। कोई अलग से सेटअप नहीं करना है। कोई कर रहा है सेटअप, इंस्टॉल कर रहा है, तो एक बार स्क्रीन शेयर करते हो, बता देता हूँ ताकि सब देख लें। कोई कर रहा है अभी इंस्टॉल? अच्छा। गजेंद्र, दीपक।
अच्छा, ओके। किसने शेयर की है अपनी स्क्रीन, किसने की है? ईश्वर ने। ठीक है, ईश्वर डाउनलोड करो। हाँ। फोन का कर रखा है क्या? फोन का नहीं करना भाई। स्टॉप कर दो। फोन का नहीं, का करो। एक मिनट रुको। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं आपको ना एक वीडियो से एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें आपको दिख जाएगा, फिर आप अपने अपने इंस्टॉल कर लो। ठीक है। मैं मैं शेयर साउंड भी करता हूँ। ठीक है, ये एक वीडियो है। Things. In this video, we will see how we can easily download and install Microsoft SQL Server 2019 with the SQL Server Management Studio. So for that, you need to go to the browser. Let's first download SQL Server. On Google, type SQL Server, press enter. क्या करना है? इक्वल सर्वर 2019 टाइप करना है। As you know that SQL सर Server is स्क्रीन owned by शेयर नहीं है Microsoft, आपकी। so ये शेयर सर की आ थी रही है मैंने। आ रही है विजिबल है। स्क्रीन तो शेयर है। सर हो रही है शो, हो रही है शो। हाँ, विजिबल है मेरे को भी। this is the website. तो इक्वल सर्वर 2009 माइक्रोसॉफ्ट ओपन कर लेना। इक्वल सर्वर। ठीक है। You need to click on this Microsoft.com. Now here, let's click on downloads. कभी कभी ब्राउजर पे डायरेक्टली ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी अगर लिंक डिपेंड करता है कौन सा सिक्वल सर्वर पे करना है, और Now इसमें we have जाके reached the download section. Here you can see. अब यहाँ पे ये सिक्वल सर्वर 2000 एक्सप्रेस फ्री एडिशन, इसको डाउनलोड करना है। क्लियर? जो मैंने इंस्टॉल किया था वो यही वाला था। Developer and Express Edition is visible. So here we will be downloading 2019 Express Edition. Here it is. Click on download now. It is downloading on the left. Now we have downloaded it. You can double click here or you can just click on the arrow and click on open. Minimize this. Now you can see the Express Edition installation type is visible, basic, custom and download media. Through this you can download the files and you can install later. Custom installation means you can select what you want to install or what you want to leave. Here is the basic installation for beginners. Click on it. Now the license terms is visible. You need to click on accept here. Here you need to specify the installation location, that is where Microsoft SQL Server will get installed. So it will get installed under C drive, program files, and a new folder will get created. If you want to change the location, click on browse. From here you can select the location where you need to install Microsoft SQL Server. I'll keep the same, so click on cancel. The download size is 266 MB. You just need to click on install here. Now the installation packages are getting downloaded. So guys, now the download completed. It is now installing.
So guys, we have installed मैंने बताया था जैसे ही वो इंस्टॉल होगा ना, यहाँ पे आएगा इंस्टॉल SSMS। ये तो सर्वर है और ये सेटअप है हमारा। SQL Server. The first is our instance name, that is the address connection string. The second one is a log folder. I hope you know what is a log. A log is wherein whenever you will start SQL Server or even if there is an error, everything will get reported under log file, log folder. The next one is wherein we installed SQL Server Express Edition. This is the resources folder. Now we can straight away connect now from here. Let's connect. Here it got connected. Now जब आप कनेक्ट नाउ पे करेंगे ना, तो आपको ये बताएगा कि आपका जो सर्वर है वो कनेक्ट हो गया है। क्लियर? तो सर्वर आपका चल रहा है। तो अब आप एक डेटाबेस इंस्टॉल करना चाहोगे। you can see the SQL Server is visible. That means we have installed SQL Server correctly. पहले सर Now कनेक्ट going नाउ करना for पड़ेगा। नहीं, कनेक्ट नाउ सिर्फ दिखने के लिए कि आपका सेटअप हो गया है नहीं हुआ है। ठीक है, ओके सर। जी। ऐसे कनेक्ट नाउ करोगे तो वो आपको दिखा देगा कनेक्ट होके the वर्जन कौन सा है, here क्या it is क्या है। giving ये ठीक है। फिर आपको इंस्टॉल करना है SSMS। इसमें कोई डाउट है? ठीक। an option to install SSMS. That means सर SQL Server इसमें जो Management Studio. So फोल्डर बने उसमें कोई चेंजेस नहीं करने? नहीं, कोई चेंजेस नहीं करना, वो अपने आप ले लेते, कहीं कोई चेंजेस नहीं ओके। करना। SQL Server Management Studio is a software सर application or a tool SSMS का मतलब through क्या है? which you can easily SQL work on. सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये तो ओके जो भी इंस्टॉल किया है वो सर्वर है, लोकल ओके सर्वर, जहाँ पे डेटा सारा रखा जाएगा। लेकिन हमें एक सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए उसको हैंडल करने के लिए। ओके ओके सर। जैसे मैंने सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ डेटाबेस हैंडल करने के लिए, सर्वर हो सकता है अमेरिका में रखा हो, पॉसिबल। तो उस सर्वर से कनेक्ट करने के लिए तो ये पीछे जो चला है ना, सर्वर है। ओके ओके तो जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो SSMS है, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ओके। ठीक है, यहाँ तक हो So गया। guys, we have installed SQL Server. The first is wherein whenever we install and straight away here it ठीक है, got यहाँ तक हो connected. गया। Now you can see the SQL Server is visible. यहाँ पे देखो SQL सर्वर स्टार्ट हो गया है, ये एड्रेस है कहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब हम अपना इंस्टॉल SSMS करेंगे, SQL सर्वर मैनेजमेंट। ये सॉफ्टवेयर है जिसको हमें सीखना है। क्लियर? Or a tool through which you can easily work on SQL Server. You can easily create databases, tables, manage, and you can also work as an administrator there itself. So let's install. Click on install SSMS. Yes, open with any browser. ये आपको एक ब्राउजर पे ले जाएगा, जो भी ब्राउजर आपका डिफॉल्ट सेट होगा वहां से इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट Now की here ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा ये। तो ये सॉफ्टवेयर है, इस पे हम काम करेंगे। you need to download SQL Server Management Studio. Here is the link. We will also add this link in the description. Click on it. It will download. On the left you can see it's around 635 MB, so it will take ample amount of time. 600 MB का है, थोड़ा टाइम लेगा। So guys, now you can see we have downloaded the setup for SQL Server Management Studio. Click on the arrow, open. Let's minimize this. Now guys, the path is visible to install SQL Server Management Studio. Here is the location. If you want to change it, you can change it from here by clicking change. You can change the location from here and click on OK. But I'll be clicking on cancel. So SQL Server will get installed in this folder. Click on install. ये थोड़ा टाइम लेता है, 600 MB का थोड़ा सेटअप, मतलब 15-20 मिनट लेगा, 15 मिनट हार्डली लेगा। Guys, now you can see all the components have been installed. Now तो click ये on close. सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। जैसे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, आपको यहाँ पे सर्च करना है, बस SQL सर्वर सर्च पे। Now let's start it. Go to start. Type
SQL Server. Okay. Here it is Management Studio. Click on it. देखो ये जो आया ना एड्रेस, ये सर्वर का है, जो हमने सर्वर पहले इंस्टॉल किया था ना इससे पहले, उस सर्वर का एड्रेस। क्लियर? तो हमारा सॉफ्टवेयर उस सर्वर से हमें कनेक्ट करेगा और ऑथेंटिकेशन पूछेगा। ऑथेंटिकेशन में विंडो ऑथेंटिकेशन की लैपटॉप के जो पासवर्ड है ना, जहाँ पे सर्वर इंस्टॉल किया है लोकल पे ही है, तो लोकल यूजर ने पासवर्ड ले ले तो अपने आप ही वो ऑथेंटिकेशन कर देता है। लेकिन अगर हमने सर्वर कहीं बाहर का कनेक्ट करने की कोशिश की तो ऑथेंटिकेशन चेंज हो जाते हैं, विंडो ऑथेंटिकेशन नहीं चलते, उसके यूजर ऑथेंटिकेशन चलते, तो हमें यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। कोई कंपनी कहती है हमारे सर्वर पे कुछ काम करो, तो अपना यूजर नेम पासवर्ड भी देगी सर्वर का, तो वो आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। So here is our SQL Server Management Studio. In the upcoming videos, we'll be see how we can connect and create a new database table and how we can work. सो क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सिर्फ यहाँ पे सर्च करना है SQL सर्वर। ठीक है, तो ये सेटअप स्टार्ट हो जाएगा इसका। ये सॉफ्टवेयर है जो आपको सीखना है। समझ में आ रहा है? ऑथेंटिकेशन में मैंने बताया विंडो और SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन। SQL सर्वर में लॉगिन पासवर्ड आपको अगर कोई और सर्वर कनेक्ट करना है तो उसके लिए, अभी हमें अपना लोकल ही करना है, तो हम विंडो ऑथेंटिकेशन करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये हमारे सर्वर से कनेक्ट हो गया है। क्लियर? तो जो सर्वर का डेटा रखा हुआ होगा ना, वो आ जाएगा यहाँ पे। ये क्लियर हो गया? अगर आंचल की कंपनी है, आंचल की कंपनी कहेगी कि हमारे डेटा को टेस्ट करो, तो मैं कहूंगा भैया डेटा कहाँ रखा है सर्वर का, मुझे यूआरएल दे दो, यूजर नेम पासवर्ड दे दो, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लूंगा उसको। डेटाबेस इंजन पे जाऊंगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आंचल कंपनी करके कुछ डेटाबेस है, ठीक है, DB2 करके नाम है उसका। मैं कहूंगा भैया ऑथेंटिकेशन दे दो, यहाँ पे पासवर्ड करूंगा, कनेक्ट करूंगा, तो डेटाबेस यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा डेटाबेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे सर्वर कंप्यूटर पे रखा है उस पर कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये कनेक्ट मैंने कर रखा, तो ये डेटाबेस इंजन है। अब इस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं, जैसे कस्टमर DB, ड्यूकैट, इलन प्रो, लेंसकार्ट। इसके अंदर हम एक डेटा बना ले रहे हैं अपना, एक डेटा क्रिएट कर ले रहे हैं इसमें। ये कैसे क्रिएट होता है, डेटाबेस में जाएंगे और यहाँ पे न्यू डेटाबेस, मैं डेटाबेस का यहाँ पे नाम रख दे रहा हूँ। क्या नाम रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपका बैच, बैच 406। ठीक है, और इसको ऐड कर देते हैं, तो देखो एक डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अब इसके अंदर मैं टेबल बना सकता हूँ। टेबल बनाने के लिए राइट क्लिक, देखो आप टेस्टर हो, आपको टेबल क्रिएट नहीं करनी, आपको डेटाबेस क्रिएट नहीं करना है, लेकिन अभी प्रैक्टिस करने के लिए आपको डेटा चाहिए होगा। क्लियर? या तो कोई बना बना डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हो या अपना क्रिएट कर सकते हो, अपना क्रिएट करोगे ज्यादा अच्छा है। टेबल्स में गए, इजी है, कुछ नहीं करना है, सिखा देता हूँ। टेबल्स में गए, न्यू, न्यू टेबल क्रिएट कर दी। सपोज हम डेटा बना रहे हैं कॉलम आईडी, ये स्कीमा बना रहे हैं कि टेबल में कौन कौन से कॉलम होंगे। तो पहला होगा, सपोज मैं बेसिक डिटेल रखना चाहता हूँ आपकी आईडी, डेटा टाइप, डेटा किस टाइप का होगा, एन वेर कैर होगा, क्या होगा, मतलब नंबर्स कैरेक्टर। अलाउ नल्स, क्या इसमें ब्लैंक एंट्री होंगी? मैं कहता हूँ अलाउ नल्स मत करो, नल एंट्री मतलब खाली एंट्री नहीं होनी चाहिए आईडी में। दूसरा नेम, वेर कैर, अलग अलग डेटा टाइप है, देखो यहाँ पे। क्लियर है? वेर कैर 50, या मैं कर सकता हूँ कि नाम कितना आना चाहिए, 40 कैरेक्टर का, इससे ज्यादा नाम नहीं। अलाउ नल्स नहीं, नल अलाउ नहीं करना। फिर क्या हो सकता है कि आपकी आईडी है, नेम है, और क्या हो सकता है आपका एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस भी वेर कैर
ये सबके करेक्टर, एड्रेस ब्लैंक हो सकता है। फोन नंबर n करेक्टर का 10 डिजिट, ठीक है। हो सकता है आपने किस कोर्स में इनरोल किया है, वैर क्या है, ठीक है। और क्या हो सकता है, जेंडर हो सकता है, जेंडर कितना हो सकता है, मेल फीमेल, 10 करेक्टर। तो ये डेटा बन गया, कंट्रोल एस दबा के सेव करेंगे टेबल का नाम। तो मैं रख देता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट टेबल। अब स्टूडेंट टेबल से पता चल जाएगा किसमें स्टूडेंट डिटेल है। ओके कर दिया, क्लियर। तो ये टेबल क्रिएट हो गया। इस टेबल के अंदर इसको डेटाबेस को रिफ्रेश करेंगे, टेबल में जाएंगे तो टेबल दिखेगी, स्टूडेंट टेबल दिख रही है। अब इस पे क्वेरी चला के देखते हैं, न्यू क्वेरी, ठीक है। हम कहते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, कि स्टूडेंट टेबल में डेटा है दिखा दो हमें। तो अभी देखो खाली टेबल पड़ी है, डेटा कुछ नहीं पड़ा क्योंकि हमने इंसर्ट नहीं किया है, क्लियर। तो अब हम इस टेबल में डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। ये स्टूडेंट टेबल है, राइट क्लिक करेंगे इस पे, एडिट टॉप 200 रोज। इसमें डेटा ID 1, नेम फॉर एग्जांपल मैं अपने से चाहे भारत, एड्रेस गुड़गांव, फोन नंबर, कोर्स फॉर एग्जांपल .NET, जेंडर मेल। दूसरा दीपक, दिल्ली, फोन नंबर, कोर्स, टेस्टिंग, मेल। ये डेटा UI से आता है, वेबसाइट से आता है। अब इसे हम अपने डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं सीखने के लिए। वीरेश, मेरठ, फोन नंबर, कोर्स, मैनुअल, मेल, और विजेंद्र स्पेलिंग क्या है नाम की, GAY GAJENDRA। GAJENDR, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। उत्तराखंड, फोन नंबर, कोर्स सपोज ऑटोमेशन, मेल। ईश्वर, एड्रेस हरियाणा सपोज, फोन नंबर, कोर्स, टेस्टिंग। जानबूझ के मैं कोर्स के नेम अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखे। 6 आंचल, एड्रेस दिल्ली, फोन नंबर, कोर्स फॉर एग्जांपल डेटा साइंस, ठीक है। को सेव कर दिया, ठीक है। अब ये क्वेरी हमने लिखी थी, इसी को दोबारा चलाते हैं तो देखो टेबल में डेटा आ गया, क्लियर। तो ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये सिक्वल है। सिक्वल मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस से डेटा फैच करना के लिए या डेटा इंसर्ट करने के लिए एक क्वेरी यूज होती है, क्लियर। अब इसको लैंग्वेज है ये, इसको सीखना पड़ेगा। सिक्वल W3 स्कूल्स में जाएंगे, तो इसको समझते हैं। सिक्वल क्या है, सिक्वल इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा इन डेटाबेसेस। डेटाबेस से डेटा स्टोर करना, रिट्रीव करना, मैनिपुलेट करना, उसके लिए यूज होता है। अलग अलग डेटाबेस होते हैं, माई सिक्वल होता है, सिक्वल सर्वर, MS एक्सेस, ओरेकल। तो हम कौन सा यूज करें, सिक्वल सर्वर। अलग अलग कंपनी का है, हम स्टैंडर्ड यूज करें सिक्वल सर्वर, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, क्लियर। अब इंट्रो किस लिए काम आता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसको SQL भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन जो इसका नाम होता है वो सिक्वल होता है।
ठीक है। डेटाबेस को इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारी चीजें हम अभी इसमें सीखेंगे। क्लियर है। बेसिक सिंटेक्स पे आते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। देखो यहाँ पे इन्हें डेटाबेस बना रखा है W3 स्टोर में। यहाँ पे कस्टमर डेटाबेस टेबल है, कैटेगरी टेबल है। कैटेगरी टेबल में गए तो यहाँ पे कैटेगरीज हैं। कस्टमर टेबल में गए तो कस्टमर की डिटेल है। अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग टेबल्स बनती हैं। तो अगर मुझे देखना है कि कस्टमर कितने आ गए हैं, कैसे स्टार्ट करूंगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये लिखने की जरूरत नहीं होती। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर रन करेंगे तो कस्टमर की डिटेल आ जाएगी। क्लियर। सेलेक्ट एक कीवर्ड है। स्टार मतलब ऑल, सारे कॉलम। जैसे ये कॉलम है ना, मैं इसको जैसे यहाँ पे आईडी, नेम, एड्रेस, फोन, कोर्स, जेंडर, सारे कॉलम आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैंने स्टार लिखा है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूं आईडी कॉमन नेम, कॉलम के नाम बिल्कुल सही लिखने हैं, तो आईडी और नेम कॉलम आ जाएंगे। उस डेटा से सारी आईडी मिल गई, सारे नेम मिल गए। स्टार का मतलब है सारे कॉलम उठा लाओ, कॉलम पे फिल्टर लगाना है तो कॉलम के नेम यहाँ पे लिख दो। अगर आपको चेक करना है कि भैया सब लोगों की आईडी सही से जनरेट हो रही है डेटाबेस में, सब लोगों के नाम इंसर्ट हो रहे हैं, तो कैसे चेक करोगे? इस तरीके से वो डेटाबेस में जाओगे, टेबल पे क्वेरी चलाओगे और फिर चेक करोगे। क्लियर। यस Yes, सर। sir. इसमें कोई डाउट है? नो सर। No. ठीक है। नो सर। ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। ठीक है। पहली क्वेरी सेलेक्ट की है। सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, कितने भी कॉलम दे सकते हो। स्टार देंगे मतलब सारे कॉलम चाहिए। अगर कस्टमर नेम सिटी दे दिया तो डेटाबेस से क्या आ जाएगा? तो कस्टमर नेम और सिटी आ जाएगा। को चला के देखते हैं। सेलेक्ट कस्टमर नेम सिटी फ्रॉम कस्टमर, तो कस्टमर टेबल में 91 रिकॉर्ड है, उनके नेम और सिटी आ जाएंगे। देखो कस्टमर के नेम आ गए, कस्टमर की सिटी आ गई, जैसे यहाँ पे आया था। क्लियर। इसमें यस सर। कंफ्यूजन है कोई? नो सर। No, sir. ठीक है। नो। फिर है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। अब मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्टार करता हूँ, सारा डेटा उठाता हूँ और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करता हूँ, मुझे देखना है कि मेरे जो बच्चे हैं वो कौन कौन से स्टेट से आते हैं। मैं एड्रेस पे फिल्टर लगा दूंगा। सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट। देखो गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली। तो दिल्ली दिल्ली से मुझे अगर कैलकुलेट करना है कि यूनिक बच्चे कितने आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगा सकता हूँ, क्या? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट से क्या होगा? यूनिक रिजल्ट निकल के आएगा। देखो दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, मेरठ, उत्तराखंड, जो रिपीट डेटा था ना वो हट जाएगा। क्लियर। ये चीज समझ में आई? यस सर। Yes, sir. तो अगर डेटाबेस में देखना है कि कितने स्टेट से डेटा आ रहा है या कोई भी यूनिक डेटा देखना है, तो हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कमांड है। ठीक है, बहुत टफ नहीं है। ऐसे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर, तो कस्टमर टेबल में देखो 91 है, लेकिन अगर अलग अलग कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो कितनी है? सिर्फ 21 है। तो जो एम्प्लॉयज हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो 21 कंट्रीज से आ रहे हैं। क्लियर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अगर काउंट करना है कि कितनी कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे काउंट लिख सकते हैं बाहर। जो डेटा आ रहा है ना, डिस्टिंक्ट एड्रेस काउंट फंक्शन होता है बना बनाया। ठीक है। ब्रैकेट में डिस्टिंक्ट एड्रेस को काउंट कर दो, तो सिलेक्ट को एग्जीक्यूट करोगे तो 5 आ रहा है। क्लियर।
अब देखो नो कॉलम नेम आ रहा है, क्योंकि काउंट का तो कोई नेम नहीं था, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस टोटल एड्रेस। एस टोटल एड्रेस का मतलब है कि ये जो कॉलम अब आएगा वो एस करके आएगा, एलियासिंग बोलते हैं इसको। टोटल एड्रेस कितने आ गए? 5, क्योंकि पहले जो रो आ रही थी ना, ऊपर रो के नाम था। इसको देखो अभी ध्यान से समझना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिर्फ आगे ये वाली क्वेरी चला रहा हूं मैं। तो इसमें देखो ऊपर कॉलम की आईडी थे, तो कॉलम की नेम ले आया वो। काउंट की तक कोई नेम नहीं था ना यहाँ पे, वो तो हम अपना नया फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो उसमें कॉलम नेम नहीं आया था। हम चाहते हैं कि ये आंसर आए और इसका जो कॉलम नेम आए वो एस टोटल एड्रेस करके आए। तो एस का मतलब होता है एलियासिंग। क्लियर? सपोज मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, सिर्फ नेम फाइंड करना है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो उसका हेडिंग क्या रहा? नेम, कि डेटाबेस में था। मैं कहता हूँ नेम नहीं चाहिए मुझे, एस स्टूडेंट नेम आ जाए। एस का मतलब होता है एलियासिंग, कि अभी नेम ना के स्टूडेंट नेम आएगा। देखो यहाँ पे स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट इतने सारे स्टूडेंट। ये क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. वेयर। अब वेयर क्लॉज क्या कहता है? अभी हम जो फिल्टर लगा रहे हैं वो ऐसे लगा रहे हैं, कॉलम वाइज। अब मुझे सिर्फ आईडी नंबर 2 की डिटेल चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या कह दूं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। ठीक है? वेयर क्लॉज क्या करता है? फिल्टर लगाता है। देखो सिर्फ आईडी 2 की डिटेल आ गई। आपको किसी पार्टिकुलर ऑर्डर की डिटेल चेक करनी है भैया। मैंने ऑर्डर नंबर 53 किया था, कहाँ से? सॉफ्टवेयर से। क्या 53 की एंट्री हुई है? तो 150 डेटा है वहां पे, सब डेटा पे चेक नहीं करोगे, सिर्फ आईडी लिख दोगे 3। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो उस आईडी से उस डेटा को आप ढूंढ सकते हो। प्लेस करते हो तो ऑर्डर आईडी आता है ना, वो आईडी इसीलिए बनाई जाती है ताकि आपके डेटा को यूनिकली ढूंढा जा सके। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सेलेक्ट फील्ड वर्सेस न्यूमेरिक फील्ड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इक्वल टू 1। अगर न्यूमेरिक डेटा है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे नेम होता कि नेम जिसका क्या है, तो यहाँ पे सिंगल कोट्स लगता है। जिसका नेम फॉर एग्जांपल भारत है, उसका डेटा चाहिए, भारत जिसका होगा उसका डेटा आ जाएगा। ये आ गया डेटा। क्लियर? ऑपरेटर इन वेयर क्लॉज, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सारे ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। लाइक, बिटवीन, ये सारे। इसमें एक दो ऑपरेटर यूज करके देखते हैं। एंड अब यहाँ पे देखो डुप्लीकेट डेटा नहीं है, एक डेटा ना डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट में सर एड्रेस तो डुप्लीकेट हैगा एक। एड्रेस डुप्लीकेट है। वेयर यस सर। एड्रेस इज इक्वल टू दिल्ली। यहाँ पे देखो दो डेटा आ रहे हैं, ठीक है? मुझे एंड ऑपरेटर चाहिए जिसका एड्रेस दिल्ली हो एंड जिसकी आईडी 2 हो। एंड ऑपरेटर भी चलता है ऐसे। एक डेटा आ गया। और जिसका कोर्स क्या हो, मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिसका कोर्स जो दिल्ली की हो और कोर्स क्या हो, टेस्टिंग हो। एंड ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। ये दीपक का ही नाम आ रहा है। और का मतलब होता है या तो दिल्ली का हो या
कोर्स उसका टेस्टिंग हो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन। जितने सारे होंगे वो सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 3 आ रहे हैं। प्रोग्रामिंग में एंड और हम सीखा था, सेम है, तो लिखने का तरीका अलग। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या करता है? सॉर्ट करता है डेटा को, सॉर्टिंग। ये डेटा है, मैं चाहता हूं ये अल्फाबेट के हिसाब से आए। क्या लिख दूं? सेलेक्ट ऑर्डर बाय नेम। क्लियर? ऑर्डर बाय क्या करेगा? तो डेटा आएगा नेम के हिसाब से आएगा। देखो आंचल, भारत, दीपक, गजेंद्र, ईश्वर, वीरेश, तो असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ऑर्डर बाय नेम। डिसेंडिंग करना है, यहाँ पे DESC लिख दो, अपने आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। असेंडिंग के लिए कुछ नहीं लिखना है, वैसे ASC लिख देते हैं। अगर नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग रहता है। डिसेंडिंग के लिए हमें बताना पड़ता है DESC, डिसेंडिंग। क्लियर? सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय कॉलम 1, कॉलम। इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्लियर है? असेंडिंग या डिसेंडिंग। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर बाय कंट। क्लियर है? नेक्स्ट है इंसर्ट इनटू। डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं कोड से। अभी तो मैं UI से कर रहा था, यहाँ से कर रहा था इंसर्ट, यहाँ से भी कर सकते हो। कैसे? इंसर्ट इनटू टेबल, कॉलम 1, 2, 3 और वैल्यूज। कैसे? यहाँ पे लिखो इंसर्ट इनटू, किसमें करना है? टेबल में। टेबल क्या है? स्टूडेंट। ठीक है? कॉलम्स, कौन कौन से कॉलम है? पहला है ID, दूसरा है नेम, तीसरा है एड्रेस, चौथा है फोन, पांचवा है कोर्स, जेंडर। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। वैल्यूज कौन कौन सी हैं? ID फॉर एग्जांपल 7 दे दी मैंने, फिर नेम, एक और नेम ऐड कर दिया राहुल, कॉमा एड्रेस दिल्ली, कॉमा ये बात क्या है? फोन नंबर, फोन नंबर हमें न्यूमेरिक में दे दिया। कोर्स फॉर एग्जांपल ये भी डेटा ऐसी साइंस, फिर जेंडर मेल। इसको सिलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, 1 रो इफेक्टेड, एक रो इफेक्ट हो गई। क्लियर है? अब डेटा को टेस्ट करते हैं। अब हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एग्जीक्यूट करते हैं, डेटा आ गया। देखो राहुल ऐड हो गया। कोई और डेटा ऐड करना है? 7 की जगह 8 कर सकते हैं, राहुल की जगह पवन कर सकते हैं, दिल्ली की जगह गुड़गांव, नंबर चेंज कर दिया, डेटा साइंस में इसी को चेंज कर सकते हैं। 1 रो इफेक्टेड। चेक करके देखें, पवन आ गया। अगर आपके पास सारा डेटा नहीं है, आप 3 डेटा को स्टोर करना चाहते हो ना, सिर्फ ID और नेम देना चाहते हो, यहाँ पे ID और नेम दे दो, यहाँ से सारी वैल्यूज हटा दो, एग्जीक्यूट करो, 1 रो इफेक्टेड करो, बाकी डेटा नल आ गया। खाली एंट्री चली जाएंगी, नल आ जाएगा। नल का मतलब कुछ नहीं है। क्लियर? अब जो हमने बताया था नॉट नल, कि अगर मैं यहाँ पे नेम ना दूं, नेम ना दूं तो देखना क्या होगा। अभी नेम को मैंने नॉट नल किया था कि भैया ये खाली नहीं छोड़ सकते आप, तो इसको एग्जीक्यूट करोगे ना तो ये कह देगा कैन नॉट इंसर्ट वैल्यू नल इनटू कॉलम नेम टेबल बैच नंबर स्टूडेंट
कॉलम डज नॉट अलाउ नल वैल्यूज, इंसर्ट फेल, इंसर्ट कमांड फेल हो गई, ये नल वैल्यू अलाउ नहीं करता है, तो आपको यहाँ पे हमेशा देना ही पड़ेगा। क्लियर है? इस टेबल में एंट्री के लिए दो चीजें तो आपको देनी पड़ेंगी, आईडी और नेम तो हमेशा होना ही चाहिए, आरती। उसके बाद ऑप्शन है, कोर्स देना है आपको, कोर्स दे दो, और यहाँ पे कोर्स का नाम दे दो। इसको इंसर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा, वन रो इफेक्टेड, बाकी रो खाली हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी कमांड। ये चीज समझ में आई? यस सर। Yes, sir. देखो ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है सिक्वल, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर? Okay, sir. नेक्स्ट है नल वैल्यूज। मुझे ढूंढना है कि कौन कौन सी वैल्यूज खाली हैं, कौन कौन सी नहीं है। मुझे यहाँ पे दिखाना है सेलेक्ट स्टूडेंट, मुझे नेम चाहिए और फोन नंबर चाहिए, ठीक है। वेयर कॉलम इज नॉट नल, वेयर फोन इज नॉट नल। देखता मैंने, तो उसमें वेयर नहीं डाला आपने। अच्छा वेयर सिंटेक्स का पार्ट है, वेयर फोन इज नॉट नल, ठीक है। तो मुझे उन लोगों का डेटा आ जाएगा जिनका फोन नंबर है नॉट नल। अगर मैं सिर्फ नल दे दूं, इस नल, तो मुझे वो लिस्ट आ जाएगी जिनने फोन नंबर नहीं दिया है अपना। देखो पवन और आरती ने नंबर नहीं दिया है, तो ये नल वाला डेटा है। तो नल नॉट नल हम डेटा से इस तरह फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। ठीक, आज इतना ही रखते हैं। इतने सारे टैग्स को प्रैक्टिस कीजिएगा, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिएगा, डेटा बनाइएगा और ये कमांड चला के देखिएगा। क्लियर? फिर इसके बाद और कमांड्स पढ़ेंगे। हो जाएगा इतना? यस सर। Yes, sir. हो जाएगा। Yes, sir. मैं वीडियो ये डाल दूंगा अभी, और इसको देख लीजिएगा आप।